आपको एक बहुत जबरदस्त आज मैं ऐसी प्रोडक्टिविटी बूस्टर टिप देने जा रहा हूं जिसपे मैं भी जिसको अपने साथ काम करता हूं आप भी काम करिए। रेडी हैं? मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो सातों ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये पहले आप समझिए। जो 7 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आप एक एक्सेल सीट बना लें या अपने हाथ से पेन और पेपर लेके आप इस तरह से चार्ट बना लें। और यहां पर जो मैंने लिखा है हैबिट, राइट, जो मैं हैबिट की बात कर रहा हूं आप इसके बारे में बात करें। हैबिट नंबर, तो जो हैबिट्स मैं बताता जा रहा हूं ध्यान से आपको इसके साथ करना है। इधर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी आपका दिन या डेट है उसके हिसाब से करें। और हैबिट नंबर 1 2 3 4 जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, आप ये चार्ट डेली के डेली बनाएंगे। जो भी बिगिनर हैं या जो अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, इस तरह से इसको हम प्रोडक्टिविटी बूस्टर कहते हैं। राइट, प्रोडक्टिविटी बूस्टर कहते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, सो दीज आर द हैबिट्स, ये आप करेंगे। ये चार्ट मुझे चाहिए और आप लोग भेजना चाहें तो आप मुझे इस जो हमारे एकेडमी के नंबर है उस पर आप मुझे भेज भी सकते हैं, एक एक वीक का। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे आप ये हैबिट्स किसकी फॉलो कर रहे हैं। मंडे आपने मान लीजिए हैबिट 1 जो बताऊंगा, यस फॉलो हुआ। हैबिट 2 नहीं फॉलो हुआ। हैबिट 3 फॉलो हुआ। ट्यूसडे को नहीं फॉलो हुआ। आप इसमें टिक, यस, रॉन्ग आप लगाते जाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। ये तब तक करना है जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। यहां मैं आपकी सक्सेस की आदत बनवाने जा रहा हूं, सक्सेस की आदत बनवाने जा रहा हूं, मतलब आपकी हैबिट हो जाए। और ये सारे आईएएस टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। चलिए, सबसे पहली बात है, आपको जब तैयारी करनी है, मैं कई बार ये बता चुका हूं, सबको समराइज करके आज प्रोडक्टिविटी बूस्टर में हम डाल देते हैं इसको। राइट, सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न बिफोर द प्रिपरेशन। दो चीजें हैं। सिलेबस, सिलेबस क्या होता है? अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो सिलेबस बेसिकली यूपीएससी और आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है। सिलेबस का मतलब होता है यूपीएससी आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे बात की गई नारी सशक्तिकरण, एक टॉपिक दिया है। अब आपने अखबार खोला, जिस स्टूडेंट का सिलेबस पे कमांड नहीं है, चाहे वो प्री का सिलेबस हो चाहे मेंस का सिलेबस हो, जिस स्टूडेंट का सिलेबस पर कमांड नहीं है वो यूपीएससी कभी भी क्रैक नहीं कर सकता। क्योंकि ना वो कभी न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा, ना वो कोई किताब पढ़ पाएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए कोई बुक्स आती ही नहीं है, सब यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं। यूपीएससी की बुक्स में आपको अपने काम की चीजें निकालनी होती हैं, हर चीज आपको नहीं पढ़ना होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन जो यूपीएससी का सिलेबस है वो डिकोड करना बहुत जरूरी है। डिकोड करना, डिकोड करने का मतलब, मान लीजिए आपका पेपर 1 में वुमेन इंपावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण। अब आप नारी सशक्तिकरण पर क्या पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप क्या पढ़ेंगे? एक नारी को कैसे सशक्त किया जा सकता है? क्या सिर्फ उसको पॉलिटिकल राइट देकर उसको सशक्त किया जा सकता है? संविधान ने दे रखा है, लेकिन आज भी हमारे घरों में अगर आप आसपास देखेंगे तो क्या हमारे घरों में आपको दिखाई पड़ता है कि पिताजी कमाने जाते हैं लेकिन माताजी नहीं कमाती हैं? घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी माताजी की होती है। लेकिन अगर इकोनॉमी के नियम पढ़ोगे तो माता और पिता, स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ लेबर फोर्स की बात करता है, कितना श्रम बल है आपके पास। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अब वुमेन इंपावरमेंट को एक बिगिनर कैसे समझेगा? वुमेन इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? क्या सिर्फ पॉलिटिकल राइट देने, क्या वोटिंग राइट दे देने से कि महिला और पुरुष 18 साल की अगर हैं तो वोट कर सकते हैं, क्या केवल यही महिला सशक्तिकरण है? क्या महिला के पास आर्थिक अधिकार नहीं होने चाहिए? क्या उसका वित्तीय समावेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसके पास हर तरह की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? तो अगर ये क्वेश्चन आता है गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी आपको पता होगा कि ये प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन है। गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो गिग इकोनॉमी क्या है? पहले के समय से ही महिलाएं कुटीर उद्योग में अपने लिए उद्योग धंधा करती थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पास हुआ करता था। वर्क फ्रॉम होम हमारे पास कल्चर आया। वो अपने बच्चे को संभालने के साथ खाली समय में वो क्या कर सकती है? अपना काम कर सकती है। इस तरह का चलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है? एक महिला को केवल पॉलिटिकल राइट देने से वो सशक्त नहीं हो जाएगी, कि जब तक कि तुम उसके आर्थिक भागीदारी तय नहीं करते हो। तो जब हम आर्थिक भागीदारी तय करते हैं तब जाकर वो और आगे बढ़ती है। लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा? महिला को अपने घर की दीवारों से बाहर निकलना है। दिल्ली में एक बच्ची अपने घर से बाहर निकली, हत्या हो जाती है, वो घर लौटकर नहीं आती है। दिल्ली को जो है वो एक अलग नाम से जाना जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहां पे।
तो क्या महिलाओं के लिए, मान लो उसके पास नौकरी का भी अधिकार, नौकरी के लिए जा रही है, पुरुष रात में काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन महिला रात में काम करने निकल रही है तो उसके जो है वो इज्जत आबरू पे खतरा आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक वुमेन इंपावरमेंट है ये बहुत वास्ट है, इसके कई आयाम हैं और ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर जो है वो कई टॉपिक छिपे होते हैं, जो सब टॉपिक छिपे होते हैं। टीचर का जो काम होता है तुम्हें यही सोचने के लिए प्रेरित करना कि एक महिला को सशक्त करने के पीछे कितने कितने आयाम हो सकते हैं। वो सामाजिक हो सकते हैं, वो आर्थिक हो सकते हैं, वो सांस्कृतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, ये कई आयाम हैं। और यूपीएससी यही चाहता है कि जो स्टूडेंट सिलेबस को अपनी पढ़ाई का पहला सेगमेंट पूछता है वही सबसे महत्वपूर्ण। मेरे पास कितने बच्चों के मैसेज आते हैं, सर वो बुक्स के नाम बता दीजिए यूपीएससी के। हमें पता होता है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा सर हमें सिलेबस तो समझा दीजिए, यूपीएससी के लिए किताब कौन सी है, कोई किताब का नाम बताओ। विपिन चंद्रा का यूपीएससी किताब है? नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की बुक है। यूपीएससी में कोई किताब रिकमेंड ही नहीं की है, कोई किताब रिकमेंड नहीं है कि भैया ये पढ़ लो आईएएस बन जाओगे, कोई किताब नहीं है। वो सिर्फ सिलेबस रिकमेंड करता है कि ये सिलेबस है, तुम कहीं से भी इसको समझ के कर लो। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, अगर वो सबसे पहले किताब का नाम पूछ रहा है तो किताबों के नीचे ही दबेगा। टॉपर्स बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर ये जरूर पढ़ते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि समय सीमित है, टाइम लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं मिला, पंचवर्षीय योजना बना के नहीं आते हैं। जिनको क्रैक करना होता है माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे 2 साल के अंदर क्रैक करके निकल जाना है, इसको बहुत टाइम लगा तो तीसरा अटेम्प्ट दे देंगे, खत्म करो। और जो ये घूमने आते हैं, छुट्टियां लेने आते हैं, वो घूमते रहते 4-5 साल, फिर कहते अरे यार यूपीएससी में तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अरे तुम्हें कहां समझ में आएगा, तुमने तो पहले किताब पूछी, तुम्हें पहले सिलेबस पूछना चाहिए था कि कोई मुझे सिलेबस तो पढ़ा दो। और इंस्टीट्यूट में सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। टीचर आया बोला आज हिस्ट्री की क्लास है, आज ज्योग्राफी क्लास है, दे दनादन बच्चा भी खुश, अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसको लगता है कि वो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो कॉलेज का एग्जाम देने जा रहा है। अरे कॉलेज का एग्जाम नहीं है यूपीएससी, तुम्हारे व्यक्तित्व का एग्जाम है। क्लर्क नहीं बनाएंगे तुम्हें, अधिकारी बनाएंगे, डीएम बनाएंगे तुम्हें, तुम्हें प्रशासन संभालना है, जिंदगी सिलेबस होगी, रोज ऐसे नए नए केस आएंगे। देख रहे हो क्या हो रहा है दिल्ली में बच्ची के साथ जो हुआ, रोज नए ट्विस्ट आ रहे। मीडिया ने ट्रायल कर दिया, मैंने एक मीडिया का चैनल देखा, उसने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं हत्या है, दिल्ली पुलिस के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर। अब कितना दबाव आ चुका है सोच के देखो, सरकार का दबाव, मीडिया का दबाव, सोसाइटी का दबाव, और ऐसे दबाव में काम करना है। कौन सा सिलेबस काम आएगा यहां पे? तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस बल को भी देखना है, कहां गलतियां हुई ये भी समझना है, उनका मनोबल भी टूटने नहीं देना है। कितना मुश्किल काम होता होगा, जरा अंदाजा लगा के देखो। और तुम सोच रहे हो कि तुम हल्के व्यक्तित्व के साथ कुछ रट के तुम आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, संभव नहीं है। तो जब कभी एकेडमी में जाओ बोलो कि सिलेबस किसने मुझे पढ़ाया है, किताबें तो बहुत पढ़ा ली बेटा, ऐसी कौन सी बात है, मैं किताबों में पढ़ूंगा क्या? तो किताबों में पढ़ने के लिए सिलेबस का जानकारी बहुत जरूरी। मोर देन 17 लेक्चर्स यहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाओ और जितने सिलेबस का इतना डेप्थ एनालिसिस है, जितने में लोग आधा कोर्स पढ़ा देते उतने मैंने सिलेबस समझाया है, एक एक पॉइंट के अंदर कितनी कितनी बातें छुपी हुई हैं, कैसे अपना माइंडसेट डेवलप करोगे। क्योंकि अगर तुम सिलेबस नहीं जानते तो कभी भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, चाहे हिंदू हो, भास्कर हो, एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है। राइट, पढ़ना क्या है। तो सिलेबस का मैंने सारे जितना पूरी प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आ जाओ पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। जैसे कल ही क्लास में हम बात कर रहे थे, तो पैटर्न पहले क्या था, आप पुराने लोगों से अपना सलाह लेके चले आए, वो बोले अरे भैया कुछ नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लो। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन स्टैटोडायनेमिक आ रहा है। क्वेश्चन का स्टैटोडायनेमिक मतलब अभी जो विमर्श चल रहा है उसको लेकर वो आपके कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। तो पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है। पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल के क्वेश्चन आपके पढ़े होने चाहिए, प्री और मेंस का। कितने लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों ने जब तैयारी शुरू की तो ये दोनों स्टेप फॉलो किए? कितने लोगों ने सिलेबस को न सिर्फ पढ़ा, उसको डिकोड किया, एक एक बातों के अंदर छुपी हुई 50 बातों को निकाला। जब शहरीकरण का टॉपिक पढ़ा तो शहरीकरण के सारे डायमेंशन उन्होंने लिखे। कितने लोगों ने किया? और कितने लोगों ने 5 साल का या 10 साल का प्री और मेंस का क्वेश्चन पढ़ डाला? कितने लोगों ने? कितने लोगों ने ये दोनों काम किए और उनको पैटर्न पता चला कि हिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब पर्यावरण के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ऑर्थोडॉक्स ज्योग्राफी कम पूछी जा रही है। पिछले 3 सालों में मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब किस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, अब स्टैटिक क्वेश्चन कम आ रहे हैं। अब ये नहीं पूछ रहा है कि फलाना लड़ाई कब हुई, फलाना क्या हुआ, अब वो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो कितने लोग ये बात कर पा रहे हैं, कितने लोग ईमानदारी से बताओ, जिन लोगों ने तैयारी शुरू की इन दोनों लोगों ने ये स्टेप फॉलो किया? कितने लोगों ने? इवन दो जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको स्मार्ट कहा जाता है, वो इंटरव्यू के क्वेश्चन भी निकालते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हॉबी, अभी से वो हॉबी तैयार कर रहे हैं। तुम लोगों को हल्का लग रहा होगा, अपनी हॉबी पे काम कर रहे हैं। वो लोग अपने डैप पे काम कर रहे हैं, वो लोग डैप पे पढ़। मेरे बच्चे कई ऐसे जो डैप मांगते हैं कि सर मुझे दे दीजिए, हम ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए, क्या उनके बेसिक ग्रेजुएशन से पूछा जा रहा है, क्या उनके ऑप्शन से पूछा जा रहा है, वो हर स्टेज पे तैयार है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो जो तैयारी करता है ना, हॉलिस्टिक तैयारी करता है। और जो लोग खाली बहकने बहकाने आए हैं, अरे क्या कर रहे हो, बोले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अरे अभी किताब खरीदे हैं। और उनको मैं सीधे सीधे पूछता हूं, बताओ शहरीकरण कहां कहां है? पहला पेपर में है लग रहा है। तो मैंने कहा दूसरे में कहां है? दूसरे में कहां है? दूसरे में तो पॉलिटी है। बोला अच्छा तीसरे पेपर में है। सर मैं एक बार देखे थे, उन्होंने कभी एनालिसिस ही नहीं किया कि एक शहर केवल भौगोलिक इकाई नहीं होती है, एक शहर राजनीतिक इकाई भी होती है, पॉलिटिकल यूनिट भी है, और एक शहर आर्थिक इकाई भी है, क्योंकि शहरों को आर्थिक समृद्धि का इंजन कहा जाता है। शहर का मतलब ही होता है जहां 2/3 आबादी कृषि कार्यों में संलग्न ना हो। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये तीनों पेपर में है, और तीनों पेपर में इसके डायमेंशन अलग अलग होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नगर महापालिका के चुनाव क्यों कराते, हम म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव क्यों कराते? कभी रुक के सोचा कि कैसे ये तीनों के 3 आयाम हैं। एक शहर एक भौगोलिक इकाई भी है, एक शहर एक राजनीतिक इकाई भी है, और एक आर्थिक इकाई भी है। तो जब तक तुम इस स्तर पर नहीं पहुंचोगे, जो तुम कहते हो ना इंटरडिसिप्लिनरी आता है, अरे कहां से आएगा तुम्हारा इंटरडिसिप्लिनरी? तुम्हारा तो इंटर भी हिला हुआ है, डिसिप्लिनरी भी हिला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यही चीजें बहुत जरूरी है। तो आज जैसे ही क्लास खत्म हो, डिस्क्रिप्शन में जाना, सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस देखना शुरू करो, बार बार देखो, हर 1-2 महीने पर उसको रिवाइज करो, नई नई बातें निकल कर आएंगी। अदरवाइज न्यूज़पेपर तुम्हारा गया, खत्म। एनसीईआरटी द फर्स्ट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि देखो, इसको बनाने के पीछे एक वैश्विक स्तर पर पैनल होता है, ठीक है, एक पैनल होता है इसमें, पैन इंडिया। आपको पता है कि भारत में शिक्षा अलग अलग स्तर पर है, ठीक है। एक पैन इंडिया का सिलेबस अलग है और स्टेट के सिलेबस अलग है, उनका करिकुलम, उनका ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु की किताबें हैं, जैसे बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड की किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, तो ये अलग अलग है। अच्छा, जब आप अलग अलग सेगमेंट से, यानी कि आप रीजनलिज्म से होकर गुजरते हो, आप अपने स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ते हो, और आपको ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी क्या है? ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवा है। तो इसके लिए एक मानक तय करना जरूरी है, नहीं तो कल को क्या करेगा, कोई रीजनल बोर्ड कह देगा भाई हमारे यहां तो ये भाई नहीं है, तुम हमें क्यों पढ़ा रहे हो। फलाना बोर्ड कह देगा, चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोले हमारे यहां तो है ही नहीं है, तुम क्यों ये पढ़ा रहे हो। तो अखिल भारतीय सेवा के लिए एक ऐसा बेस चाहिए जो अखिल भारतीय रूप से मान्य हो, और उसको बनाने का जो करिकुलम है, जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, जो भारत की राष्ट्रीय चीजें होती हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया भारत की शिक्षा नीति क्या है। अब भारत की शिक्षा नीति के अनुरूप, यानी विद्वान जो उसमें एक इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए केवल एक सॉल्यूशन निकल कर आता है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, वो भारतीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो फ्रेमवर्क है, उसके अनुरूप बनाया गया है, जिसका मकसद जो है, एक विद्वानों की कमेटी सरकार बनाती है और सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप चलता है। अब यूपीएससी को एक अखिल भारतीय सेवा के लिए तुम्हारा बेसिक इंटेलेक्चुअल चेक करना है कि तुम्हें सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, इतिहास की, भूगोल की, इकोनॉमी की, साइंस की, तुम्हें क्या बेसिक समझ कितनी है। अच्छा, वो नॉलेज की बजाय समझ की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि दिए गए सिचुएशन पे तुम रिएक्ट कैसे करते हो, और उसको कैसे तुम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो, उसकी बारीकी से कितना तुम जानकारी रखते हो। तो इसके लिए क्या हुआ, जो एनसीईआरटी है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, एक ऑल इंडिया फ्रेमवर्क है इसका। तो यूपीएससी को पूछने के पीछे उसको कोई जो है वो जाकर चैलेंज नहीं कर सकता कि तुमने ये बात क्यों कही, क्योंकि वो यूपीएससी क्या कहेगा, भाई देखो एनसीईआरटी पूरे देश में व्यापक समान रूप से पाठ्यक्रम के साथ है, हमने एनसीईआरटी को बेस करके तुम्हारी समझ को चेक कर लिया,
हमने तुम्हारा टेस्ट ले लिया, तो तुम इसको ये नहीं कह सकते। उन्होंने कहा देखो डोमेन में पढ़ा हुआ है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, हम उस डोमेन से आपको चेक कर लेंगे। तो आप उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते। सो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटीज पर बहुत फोकस करें अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं। इस बीच में मैगी स्टूडेंट बहुत ढेर सारे हैं। मैगी स्टूडेंट का मतलब इसको हम लोग पैराशूट स्टूडेंट बोलते हैं। अचानक से जंप किया और उन्हें लगा कि ये वनडे एग्जाम की तरह है, बोले 5-6 महीने में आईएएस बना दोगे। वो समझ नहीं पाए कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो सब लोग ध्यान से रखें कि एनसीईआरटी जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने यानी सब्जेक्ट की समझ को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको सिखाती है। एनसीईआरटी रटने की किताब नहीं है, एनसीईआरटी सही मामले में सिखाने की किताब है कि आप चीजों को डेवलप होते हुए कैसे सीख सकते हैं। चाहे वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, डेमोक्रेसी हो, ये सब कुछ वो डेवलप होते हुए सिखाती है। और यही कारण है कि देश में सबसे पावरफुल एनसीईआरटी आंदोलन का बैच, एनसीईआरटी आंदोलन का बैच हमने शुरू किया। हमने इसका नाम ही दिया आंदोलन, क्योंकि एनसीईआरटी को जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका था वो फैक्ट बेस्ड था। पर्वतों के नाम याद कर लिए, नदियों के नाम याद कर लिए, लड़ाइयां याद कर ली। यूपीएससी कहता है अरे याद, वो तो अपने पहले ही पन्ने पर पढ़ा है ना तुमने, पहले पन्ने पे कहता है कि रटने की प्रवृत्ति का हम विरोध करते हैं। वी आर अपोजिंग द मगिंग ऑफ द डाटा। हम एनसीईआरटी की किताबों को अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकर जाना चाहते हैं, और ये एग्जाम ही अंडरस्टैंडिंग का है। आईएएस बनने के बाद एक खतरनाक सिचुएशन आ गई, अब तुम्हें उसको अंडरस्टैंड करना। कोई घोटाला हो गया तो घोटाला करने वाला कोई बेवकूफ इंसान थोड़े ना है। हर्षद मेहता का जब घोटाला हुआ तो तमाम जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, आईआरएस ऑफिसर थे, उन्होंने उसको इविल जीनियस कहा था कि कैसे सरकार के नियमों का प्रयोग करते हुए उसने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। और उसको पकड़ने वाले जो अधिकारी थे उनको पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने, वो दिमाग से इतने तेज थे कि उन्होंने उस पूरी चीज को ट्रैप कर लिया और उसको सलाखों के पीछे ले गए। अब्दुल करीम तेलगी के केस में भी यही हुआ। तो आपका जो दुश्मन है, चाहे आप पुलिस अधिकारी हो, जो आपका क्रिमिनल है वो आपसे एडवांस है। वो जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा है, वो जो घोटाले कर रहा है, वो बहुत एडवांस लेवल पे है, वो आपसे ज्यादा खतरनाक तरीके से सोच रहा है। तो आपको अगर उसको पकड़ना है तो आपको उससे भी ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। यानी हर समय एक नई नई सिचुएशन आएगी। जैसे जमतारा का नाम सुना होगा कि मोबाइल पर जो है वो एक फोन आ रहा है और आपका अकाउंट हैक हो गया, गायब हो गया पैसा। तो आप सोचो कि कितने हाई लेवल पे आपके अपराधी हैं। अब जो इन अधिकारियों को उसे पकड़ना है वो कितना दिमाग लगाते होंगे, अंदाजा लगा के देखो। क्या क्या वो तरीके अपनाते होंगे, इसका अंदाजा लगा के देखो। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, सिचुएशन कैसे आप समझ पाते हैं, बहुत जरूरी है। यूपीएससी ऐसे ही लोगों को अंदर लेकर जाती है। वो क्वेश्चन भी इसीलिए रखते हैं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो सब लोग ये गांठ बांध के रख लो कि अगर यूपीएससी जैसा बनना है, अभी से ऑफिसर की तरह बनना है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेरे सामने चीजें एकदम मखमली नहीं है, मुझे अपने आप को उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी आंदोलन फिर से शुरू कर रहे हैं लगभग मिड फरवरी में, और इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। और इस बार हमने फीस को 6,500 की जगह मात्र 3,999 रखा है। इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए। तो ये हो गया हमारी बात। अगला आता है न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। पढ़ना नहीं, न्यूज़पेपर आदत होनी चाहिए। कितने लोग सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर ढूंढते हैं? ये आदत है, दिस इज अ हैबिट, आदत। न्यूज़पेपर, राइट। तो आपने पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, और एनसीईआरटी के बाद आपने क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर आपकी हैबिट होना चाहिए। अब देखो चीजें आपस में जुड़ी हैं। आपका जो सिलेबस है आपको यह बताएगा कि फलानी नाली में गाय गिरी, आपको नहीं पढ़ना है। आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के हिसाब से पढ़ना है, राइट। आपको पढ़ना है शहरीकरण का मुद्दा, आपको पढ़ना है गरीबी का मुद्दा, आपको पढ़ना है पॉलिटिकल कोई भी चीज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आ रहा है। अगर कितने लोग जब न्यूज़पेपर आता है उनके घर तो उसके ऊपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 लिखते हैं। कितने लोग, मुझे अंदाजे से बताओ, कितने लोग ऐसे हैं न्यूज़पेपर आते ही पहले पेन उठाते? एक होता चाय की दुकान पे, ए भैया क्या हुआ, ये बात बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? अरे बहुत मुश्किल लग रहा, अरे राहुल जोड़ पाएंगे भारत को? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम चाय की दुकान पर गुप्ता जी, शर्मा जी नहीं हो।
तुम कौन हो? यूपीएससी को प्रिपेयर करने वाले, यूपीएससी के लिए फाइट करने वाले। तो तुम्हारे लिए वो भारत जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, मोदी जी कुछ कर रहे हैं नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, आज सारे बॉर्डर्स को जो है वो लिट करने की बात हो रही है, जीवंत करने की बात हो रही है। सरकार जो है वो डायरेक्ट टू होम जो कनेक्शन है वो गांव में पहुंचा रही ताकि सूचना की क्रांति हो सके। ये तुम्हारी न्यूज है। किस नेता के ऊपर स्याही फेंकी गई है तुम्हारी न्यूज नहीं है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर में सुबह उठ के, ईमानदारी से मुझे चैट करो, मुझे बताओ कितने लोग सुबह उठ के जीएस पेपर 1 इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, कितने लोग ये काम करते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? जल्दी मुझे बताओ। एनसीईआरटी आंदोलन हमारे सारे बैचेस बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। आप चाहे रात में पढ़ो चाहे सुबह पढ़ो, हैबिट होनी चाहिए। नहीं पढ़े तो जीवन अधूरा है, दिन अधूरा है। कितने लोग करते हैं? देखो जैसे पूजा ने लिखा नहीं लिखते हैं। जिन लोगों ने नो लिखा है यूपीएससी जल्दी उनको नो बोलने वाला है। ये हैबिट डाल लो, सुबह पेन के साथ न्यूज़पेपर उठाओगे या शाम को जब भी पढ़ते हो। अगर पीडीएफ पढ़ते हो तो पीडीएफ पे भी एनोटेट करने के लिए आता है। जो लोग न्यूज़पेपर पहले पूरा देखा जाता है, न्यूज़पेपर पूरा एक तरफ से पलट लो, इसके बाद जो तुम्हारे काम की खबरें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पर जीएस पेपर 1 पॉलिटी, मान लो अभी नक्सलाइट्स को लेकर बात हुई, हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी किस पार्ट में, कितने लोग मुझे बताएंगे? चैट में मुझे बताइए इंटरनल सिक्योरिटी जीएस के किस पार्ट में है। मान लो नक्सलाइट से बचने की बात हो रही है, अभी राजौरी में एक घटना हुई, इंटरनल सिक्योरिटी किस पेपर में है? किस पेपर का पार्ट है? एडिटोरियल वोडिटोरियल की बात बाद में करेंगे, एडिटोरियल तो बात की बात है, एडिटोरियल तो किसी का विमर्श होता है, खबरें तो बात कर लो। तो आपको अब देखो किसी ने लिखा जीएस पेपर 4 का पार्ट है, बताइए, किसी ने लिखा जीएस पेपर 2 का पार्ट है। अब सोचिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपकी जो खबर है वो आपको किस पेपर में हिट करने वाली है, क्योंकि अभी तो आपको इसी से और जोड़, ये सातों हैबिट आपस में जुड़ी है। सारे टॉपर्स यही हैबिट फॉलो करते हैं। आईएएस बनना बहुत आसान है, तरीके अगर आपके सही हैं। आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, अगर आप रास्ते पे गलत है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज से क्या करना है, न्यूज़पेपर सिलेबस को उठाना है। सिलेबस कहां मिल रहा है? मैंने देश का सबसे कंप्रीहेंसिव सिलेबस एनालिसिस किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। न्यूज़पेपर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो 9 एरिया ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको छोड़ना ही नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इस पर मैंने बहुत ढेर सारे लेक्चर लिए हैं और मेरी टीम लिंक यहां शेयर कर रही है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है। इसी यूट्यूब चैनल पे वो लिंक पड़ी है, वो पड़ी है, आपको बस जाके आज से देखना है। जिसको ये नहीं पता कि कौन कौन से, मान लो जैसे मेडिकल साइंस हो गया, तो मेडिकल साइंस में कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जीन टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, बारंबारता क्या है। तो मैंने उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी तरह से व्याख्या दिया है, समझाया है, और यहां डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दी है। करोगे आज? हाँ या ना? देखोगे आज? मुझे वो व्यू से पता चल जाएगा, हाँ सर हमें देखना है आज। डन है? बताइए चैट बॉक्स में यस। चलिए हैबिट नंबर 4, डू नॉट सेपरेट प्रीलिम्स फॉर द मेंस। कई लोग कहते हैं कि अभी हम मेंस, कल मेरे एक बच्चे ने मैसेज किया सर मैं मेंस की तैयारी कर लूं फिर प्री की करनी है। मुझे बताओ, मैं अक्सर ये कई बार बोलता हूं कि प्रीलिम्स जो होता है जब हम तैयारी कर, जैसे अभी हम प्रीलिम्स का बैच लेकर चल रहे हैं, तो प्रीलिम्स ऐसा होता है जैसे आप ढेर सारी चीजों को पीसते हो तो आपको रस निकलता है। प्रीलिम्स ऐसा होता है, समझे? तो सबसे पहले व्यापक तैयारी की जाती है, जैसे पॉलिटी होगी तो पॉलिटी आपको व्यापक, प्री मेंस नहीं, पहले समझने के लिए हमें करना है। तो क्या संविधान प्री के लिए अलग होगा, मेंस के लिए अलग होगा? कभी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। मेंस की तैयारी आप काफी पहले से शुरू कर दें, या यूं कहें कि मेंस की बजाय हम उसको व्यापक रूप से करें। तो प्री और मेंस क्या होता है आप ये समझिए। जब कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट, कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं,
मान लो हमने पॉलिटी पढ़ी या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, जो आपका फर्स्ट रीडिंग होती है या पहली पढ़ाई होती है, हम सब्जेक्ट को उसकी रेंज में लेकर जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं जो प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, बोले मेंस की बुक खरीद लाएंगे फिर प्री की करेंगे, नहीं। रेंज का मतलब होता है, पॉलिटी में अगर हम सबसे पहले शुरू करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बेस है, वो कैसे डेवलप होता है, क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जब आपको उसकी व्यापकता पता चल जाएगी, ठीक है, जैसे एक मकान है, एक बड़ा सा मकान, उसका सर्वे करना है, तो मकान में कुछ ड्राइंग रूम होता है, कोई लॉबी होती है, कुछ छोटे स्टोर रूम भी बने होते हैं। अब क्या होता है, जब आपको पूरा नक्शा पता चल जाता है, आपको रेंज परास पता चल जाती है, तो मेंस क्या होता है पहले ये समझो। मेंस होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है, वो होता क्या है, पहले कितने लोग इसको जानते हैं? 1750 मार्क्स से होता है, लेकिन होता क्या है? किसी पढ़ी गई चीज के दो हिस्से होते हैं। बड़े ध्यान से समझते जाना, आज तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा इस क्लास में। कोई तुमने चीज पढ़ी, ठीक है, तो मेंस जो होती है मुख्य परीक्षा, वो कहती है, एक निबंध होता है एक तरह से मतलब लेखन, रिटन, राइट, रिटन होता है। अब मुख्य परीक्षा होता है जो भी आपने पढ़ा या समझा। पहला होता पढ़ना, तो ज्यादातर लोगों को समझा जाता है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैंने जो चीज पढ़ लिया, वन आई रीड, मुझे वो लिख देना है। यही आप लोग मेंस का मतलब समझते होंगे। यूपीएससी कहता है पढ़ने के बाद उसको समझा, यानी अंडरस्टैंडिंग की, और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मान लो कोई चीज है, तो कोई चीज ऐसी है जिसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो, जैसे मान लो एक ग्लास है मेरे सामने, ठीक है, तो ग्लास, ये मुझे इस ग्लास का नेचर समझ में आ गया, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान समझना, ये ग्लास का नेचर समझ में आ गया। अब मैं इसको पानी के लिए भी यूज कर सकता हूं, पानी रख लिया। मान लो पानी नहीं है, मुझे अपना पेन रखना है, तो मैं इसको पेन होल्डर की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इसको जो है वो पेन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकता हूं, मैं इसमें फूल भी लगा सकता हूं। अब मैं इसको, इसका नेचर समझ गया, तो मुझे इसका इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसका नेचर अगर समझ में आ गया तो इसको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। तो यूपीएससी वाले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं किसी भी सिचुएशन पे, मान लो शहरीकरण हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, जो एग्जांपल मैंने लिया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन, तो वो आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखते हैं। तो क्वेश्चन क्यों रखते हैं, वो आपकी इस समझ को परखने के लिए कि तुमने सही मामले में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था या समझा था। जैसे वो अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हाल में ये घटना हुई, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो जब उन्होंने क्या लगा दिया, तो उन्होंने आपके सामने पत्ते फेंक दिए, बोला भैया क्या ये तुम्हारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो है वो इसका उल्लंघन है, मतलब ये कह रहा है कि तुम क्या इस पर सोचते हो। तो उस पर वही उत्तर दे सकेगा जिसने उसको सही तरीके से समझा होगा। और समझने के लिए दोनों हिस्से उसने देखे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा, चित्र और पट देखा होगा, दोनों साइड देखे होंगे। तो जब वो समझ चुका है तो वो इसको क्या करेगा, अभिव्यक्त व्यक्त कर देगा, यानी उसको एक्सप्रेशन कर देगा लिमिटेड वर्ड्स में, 150 वर्ड 200 वर्ड में उसको एक्सप्रेशन कर देगा। यानी वो समझकर, बोलना नहीं है, वो अपने शब्दों में सारगर्भित यानी वेरी प्रिसीजन तरीके से वो उसको बता ले जाएगा। यही अधिकारी करता है, क्योंकि वो प्रिसाइज वे में सामने अपना रिपोर्ट रखता है, पूरी जिंदगी भर आपको यही करना है। ये हो गई समझ। जब समझ डेवलप हो गई तो दूसरा हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स, जो पहला हिस्सा हमारा हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि हम आपको 4 विकल्प दे रहे हैं, ठीक है, 4 विकल्प दे रहे हैं, ए बी सी डी, और इन चारों में से एक कोई सही उत्तर है। और हमें यह जानना है कि इसको अभिव्यक्त करने की बजाय यानी एक्सप्रेस करने की बजाय तुम इसमें से, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, यानी कॉन्क्रीट है, नेक्टर है, गाढ़ा रस है, तो तुम इसमें से एक सही चुन लोगे, और आप उसमें से एक सही चुन लेते हो और आपका प्रीलिम्स निकल। और सेम पढ़ी गई चीज पे, यानी एक पर आपको व्याख्या करनी है, एक पे आपको अपना अभिव्यक्त करनी है, और एक में से आपको 4 में से सही को पहचानना है। तो जैसे मान लीजिए 4 जो है बच्चे हम शक्ल हैं, तो उसमें अलग अलग है लेकिन शक्लें सबकी मिल रही हैं। तो जो मां होती है वो अपने बच्चे के बिहेवियर को समझाती है कि जैसे आवाज करने पर वो कैसे रिएक्ट करता है, रोता कैसे है, ठीक है, वो किस तरह की उसकी साउंड का नॉलेज कैसे। तो मां क्या करती है, भीड़ में अपने बच्चे को पहचान लेती है। इवन तो जानवर भी, जो गाय होती है वो अपना बछड़ा पहचान लेती है। क्यों?
क्योंकि वो उसके बिहेवियर से परिचित होती है। तो प्री क्या है? प्री तुम्हारे सब्जेक्ट के बिहेवियर को पहचानने की कला है। बहुत एक सिंपल शब्द में बता दिया। प्री क्या है? तुम्हारे सब्जेक्ट के बिहेवियर को पहचानने की कला है। तो जैसे मां पहचान जाती है अपने बच्चे को भीड़ में, जानवर अपने बच्चे को पहचान जाता है, आपको भीड़ में यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इससे संबंधित जो ऊपर स्टेटमेंट या क्वेश्चन है उसमें जो सही आंसर वो आपको पहचान जाना, बस। बड़ा सिंपल है इसमें। तो प्रीलिम्स इस तरह से आप करें और मेंस करें। अगला, अभी मैंने अपना एक बच्चे के साथ एक डिस्कशन किया, ऑप्शनल चुनने में देरी ना करें। कल मेरे पास एक मैसेज आया, एक मेरा पुराना स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता था कि ऑप्शनल में कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ऑप्शनल उसको नहीं समझ में आता। कल जब उसने ऑप्शनल पढ़ा तो कल उसने मैसेज मुझे किया कि सर आप सही कहते थे क्लास में, मैंने ये फोल्ड पढ़े थे हिमालयन के, पहली बार पढ़ा नहीं समझ में आया, जब दूसरी बार पढ़ा तब समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है। हमें यह लगता है कि कई बार हम बोलते हैं अरे 4 to 5 मंथ, ऐसे लिखा ना 4 to 5 मंथ में ऑप्शनल रेडी हो जाएगा। 4 to 5 मंथ में ऑप्शनल टीचर खत्म कर देगा, तुम्हारा शुरू होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। और जितना मैं खुद पढ़ाता रहा हूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं ये जानता हूं कि ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है। कोई है इस क्लास में? कोई है ऐसा? जो इस बात से इत्तेफाक रखता हो कि एक बार में चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे PSIR हो, हिंदी ऑप्शनल चल रहा है, आप हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरी क्लासेस हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल चल रहा है, आप ये देखिए एक बार में वो कभी नहीं समझ में आता। इसीलिए ऑप्शनल को दुगना टाइम देना पड़ता है। और ऑप्शनल मैंने हमेशा कहा है, ऑप्शनल में अगर जिसने गलती कर दी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिसने ऑप्शनल 300+ मार्क्स के लिए चूज कर लिया उसको कोई रोक नहीं सकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज्यादातर सिलेबस स्टैटिक होता है। इसीलिए जितने भी टॉपर्स होते हैं वो ऑप्शनल को बहुत फोकस करके रखते हैं, ऑप्शनल से अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, 1-2 महीना जीएस पढ़ा, उनको अपना टॉपिक समझ में आया कि हाँ ये मुझे ज्योग्राफी सही लग रही, हिस्ट्री सही लग रही, फलाना, तुरंत ऑप्शन, क्योंकि उन्हें पता है एक बार में ऑप्शन उनका नहीं होगा। पहली बार तो सब्जेक्ट का विस्तार आएगा, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तब समझ में लिंक आएगा कि ये करना कैसे, तीसरी बार में कहीं जाकर वो आंसर लिख पाने की हालत में पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग इत्तेफाक करें कि हाँ सर ये सही है, तीसरी बार में कहीं जाकर ढंग से उत्तर लिख पाते हैं। तो ऑप्शनल को आपको समय देना ही देना है। जो ये सोचते हैं कि यार प्री निकल जाए, मेंस कर लेंगे 3 महीने में, फलाने टीचर ने बोला है कि लैंग्वेज ले लेना 3 महीने में प्री तैयार हो जाएगा, ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, दिमाग से निकाल के फेंक दो, फेंक दो सारा का सारा, समझे? सो ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दो। अगर ये गया तो यूपीएससी गया। और मैं कहता हूं ऑप्शनल आप 300+ मार्क्स आपने टच कर दिया, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई तुम्हारा सिलेक्शन होने से वहां रोक नहीं पाएगा। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये 5वां। छठा, इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ना है, बच्चे नोट्स कैसे बनाते हैं? तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको स्मार्ट नोट्स बनाने सीखने होंगे। स्मार्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? मेरे अक्सर एक घटना है कि मैं एक जगह पढ़ाने गया था, तो एक बच्चा जो है बड़ा प्रभावित हुआ मेरी बातों से। तो क्या वो बड़ा सुंदर सुंदर नोट दिखाया, बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैंने नोट्स बनाया है। मैं देखा चमकीले कलर वलर से करके उसने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे, नदियों के बारे में। बोला मैं 3 दिनों से मेहनत कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैंने उसमें उठा के कुछ पूछ लिया, उसका जवाब नहीं। बोला मैंने अभी सर लिखा है, पढ़ा नहीं है, मैंने किताब से बहुत सुंदर सुंदर चमकीली नदियां बनाई हैं। मैंने कहा वाह। स्मार्ट नोट्स का मतलब होता है पिक्चोरियल, यानी उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए, चित्र होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, संकेत होने चाहिए, और कम से कम वर्ड। इसीलिए हम लोग किस तरह से क्लास में पढ़ाते हैं? LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड, यानी कि वहां पर लिंक होने चाहिए। नोट्स ये ऐसे जो आप लोग बड़े बड़े नोट्स लिखते हो, ये नहीं काम आते हैं। आपके एक, जैसे आप मेरे जो भी स्टूडेंट यहां मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि पूरा चैप्टर एक पेज पर आके खत्म हो जाता है। पूरा चैप्टर एक पेज पे खत्म हो जाता है, सिर्फ एक पेज पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड, यानी कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां। ये कीवर्ड बेस पे सारे नोट्स होते हैं। तो अगर आप एक सबसे बड़ी पावर सीखना चाहते हो तो आप स्मार्ट नोट्स बनाना सीख लो, क्योंकि ये सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए, सबसे जरूरी है स्मार्ट नोट्स।
क्योंकि इतना कुछ पढ़ रहे हो, रखोगे कहां उसको? और स्मार्ट नोट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसकी पूरी सीरीज है, विदेशों में भी देखी जाती है, वो भी इसी YouTube चैनल पे पड़ी हुई है। मैं अपने टीम से कहूंगा कि वो लिंक यहां आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दें। जो भी मेरे स्मार्ट नोट्स के सेगमेंट हैं, थॉट मैपिंग कैसे करते हैं, LWMI कैसे बनाते हैं, किसी भी किताब को पढ़कर उसका क्रक्स कैसे निकालते हैं, ये भी वीडियो मैंने यहां बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। स्मार्ट नोट्स अगर नहीं बना पाओगे, ये मोटे मोटे नोट्स कहां तुम रिवाइज कर पाओगे? तो ये तुम्हारी अगली सबसे बड़ी ताकत है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, कितने लोग इस तरह से फ्लो चार्ट, LWMI, स्पाइडर डायग्राम, थॉट मैपिंग, ये एडवांस मेथड्स यूज करते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि टॉपर्स तो नोट नहीं, साइनॉप्सिस बनाते हैं, यानी उनके कई कई चैप्टर सिर्फ एक पेज पे आ जाते हैं, वो सिर्फ सिंबल्स पे नोट्स बनाते हैं। जैसे मेरी क्लास में होता है, हम लोग क्या होता है, सिंबल्स पे नोट्स बना के निकल जाते हैं, कोई और देखेगा तो समझ ही नहीं पाएगा लिखा क्या है ये। कितने स्टूडेंट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने लोग स्मार्ट नोट्स बनाते हैं डेली पढ़ाई में? हाउ मेनी ऑफ यू, प्लीज कमेंट। और ये भी बताइए कि नहीं सर अभी हम स्मार्ट नोट्स नहीं बनाना सीख पाए हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं? जैसे प्रियंका ने लिखा कि LWMI BTL, आपको पता है कि NCERT हम लोग LWMI और BTL पे पढ़ाते हैं, बिटवीन द लाइन। हम लोग तो बहुत एडवांस हैं अभी। जैसे लिखा ज्योति ने नहीं बना पाते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने लोग सीखना चाहते हैं नोट्स बनाना? स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, LWMI कैसे बनाते हैं, थॉट मैपिंग कैसे करते हैं? उन सब को मेरी क्लासेस देखनी चाहिए और वो सारे के सारे लिंक यहां ले सकते हैं। आप लोग उसके साथ जुड़ जाइए। तो आज आपको पूरी सिलेबस एनालिसिस की, इंडिया की सबसे कंप्रिहेंसिव सिलेबस एनालिसिस की है, वो क्लास देखनी है। न्यूज़पेपर से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसकी मैंने बहुत कंप्रिहेंसिव क्लास लेनी है, उसकी लिंक मैंने यहां दे दी है। और नोट्स कैसे बनाने हैं इसकी क्लास मैंने आपको यहां पर दे दी है। सिलेबस एनालिसिस में ऑप्शनल कैसे चुनना है इसकी भी क्लासेस हमारी यहां पड़ी हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मैंने जब ऑप्शनल का सिलेबस एनालिसिस किया है तो उसकी भी लिंक यहां पर दे दें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ये अब आपको हफ्ते भर का होमवर्क देके जा रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। और अब आ जाओ 7वां, जिसको लेकर सभी टॉपर्स, मैं जब लबासना गया मैंने पूछा एक हैबिट जो आप मेरे बच्चों को कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा लिखना लिखना और लिखना, लिखना लिखना और लिखना। बोला कुछ नहीं, जैसे मैं हूं हमेशा डायरी लेके चलता हूं, ठीक है? हमेशा ये मेरे साथ डायरी चलती है। कुछ भी हुआ तुरंत मैं लिखना शुरू कर देता हूं, कुछ भी हुआ तुरंत मैंने लिखना शुरू कर दिया। डायरी मेरे पास कई रहती हैं, ऑफिस की डायरी, घर की डायरी। तो कितने लोग हैं जो जैसे आज क्लास करने जा रहे हैं, कितने लोग हैं? मुझे आप ईमानदारी से भी चैट बॉक्स में बताइए। जैसे आज का टॉपिक है तमिलनाडु में आज पढ़ाने जा रहा हूं या 7 स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूं, तो कितने लोग हैं एक सादा पेज लेकर? कितने लोग, क्लास शुरू होने जा रही, कई लोग चैटर बॉक्स, अरे सर अभी आए नहीं है, चैटर बॉक्स हो रहा है। कितने लोग मुझे बताएं, डेट डाला, ये डाली डेट, कितने लोग ये काम करते हैं मुझे बताना? डेट, एक डायरी ले ली। कल मैंने बताया कि मैं आज मेडाइवल इंडिया शुरू करने जा रहा हूं। सो मेडाइवल इंडिया क्या है, व्हाई इट इज नोन एज मेडाइवल इंडिया? हम क्या सीखेंगे, क्या हुआ था इस दौरान, ठीक है? क्या कोई इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था? क्या कोई कल्चरल सेटअप हुआ था? किसने ये नाम दिया? इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे। कितने लोग ऐसे हैं क्लास शुरू होने से पहले एक डायरी का एक पेज लेते हैं, ठीक है? ये गए डायरी पे और डायरी का एक पेज उठाया, डेट वाइज जो भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और कितने लोग लिखते हैं, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग ये लिखते हैं? अभी पहला हिस्सा बता रहा हूं, दिस इज द स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1। कितने लोग, मान लो टीचर 5-7 मिनट आता है लेट, तो देखते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सर कहां है, सर कहां है। कितने लोग ये काम करते हैं? उठाया, डेट डाला, आज की क्लास में मेरा टारगेट क्या है, व्हाई इट इज नोन एज मेडाइवल इंडिया। किसने नाम दिया, कहां से बात आई, क्या कल्चरल सेटअप था, कौन सी वॉर हुई, टीचर ने हल्का सा ब्रीफ कर दिया, या कल जो है इस पे कितने लोग लिखते हैं? आज की क्लास में मैं टीचर से क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा टारगेट क्या है। कितने लोग ये काम करते हैं पर डे? अभी पहला भेज बता रहा हूं। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हुई, अंगड़ाई लेते, अरे यार 1 घंटा हो गया,
देखें जरा व्हाट्सएप पे वो उनका सोना बाबू ने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, कुछ पूछा है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया, तुरंत अंगड़ाई लेते हो, अरे यार पूरी बॉडी 1 घंटा बहुत बकबकाए हो जाएंगे सर। कितने लोग तुरंत रुक के इसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं? अच्छा, मुझे आज क्लास में समझ में आया कि सर ने डिस्कशन में बताया था इसको मध्यकालीन भारत इसलिए कहते हैं। इस तरह के कल्चरल सेटअप हुए, मध्य एशिया से शक्तियां आई, कैसे कैसे आर्थिक पर क्यों, आखिर भारत में क्या हुआ था, ऐसा गैप कैसे आ गया। आपने 4-4, 5-5 पॉइंट लिखा, कितने लोग तुरंत उसी जो आपने क्वेश्चन यहां बनाया, क्वेश्चन का सेटअप जो बनाया उसी का आंसर सेटअप, कितने लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में, कितने लोग ये करते हैं? हां या ना, यस या नो मुझे चैट में चाहिए। तुम चाहे फर्स्ट ईयर में हो, एलियन तो नहीं हो ना। किसी ने कहा मैं फर्स्ट ईयर में हूं, एलियन हो तो अलग बात है कि तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अगर भारतीय हो, इसी दुनिया के हो, तो बोल रहा हूं तो सुन रहे होगे ना। कितने लोग ये दोनों स्टेप फॉलो करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर? ईमानदारी से नहीं तो लिखो नहीं, क्योंकि सिर्फ 2% लोग ये फॉलो करते हैं, ओनली 2% इन एवरी क्लास, और यही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तब तुम्हें समझ में आया कि 98% लोग फेल क्यों होते हैं? वो अपनी आदतों की वजह से फेल होते हैं। सिर्फ अभी तक हाईएस्ट से हाईएस्ट मैंने 2% से ऊपर देखा नहीं, जो यस लिख रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्लास से शुरू होने से पहले आज की मेरी क्लास का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या, दीज आर नोन एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैं क्या सीखूंगा अपने सर से, और जैसे क्लास खत्म हुई तुरंत उनकी बॉडी में अंगड़ाई नहीं आती है, सोना बाबू की याद नहीं आती है, तुरंत उठते हैं और क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। उनके अंदर धैर्य होता है कि यार मेरे सर ने पढ़ाया, मुझे अभी जल्दी से लिख देना, और जो लिख लेता है डायरी में हमेशा के लिए नॉलेज उसकी हो जाती है। वो जो नो आ रहा है मैं जानता हूं, जो लोग यस लिख रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी एक आध क्लास में लिख लिए होंगे डांट वाट के। हैबिट की बात हो रही, हैबिट क्या हो रहा, क्या तुम ऐसे हो क्या खाली संडे संडे ब्रश करते हो, जनता मार के भगा देगी? या जाड़क महीना आ गया, 15 दिन में एक बार स्नान, 15 दिन में दूसरी बार स्नान, ये हैबिट की बात है ना। रोज ब्रश करते हो, रोज टॉयलेट जाते हो, रोज नहाते हो, तो हैबिट है। हैबिट किसकी है कि किसी भी क्लास में ना छूटे, और हिम्मत है तो डेट वाइज डायरी मुझे भेज दो, फोटो खींच के, किसी भी काउंसलर को भेज दो, सारे नंबर है, भेज के दिखाओ मुझे कि पिछले 10 दिन से लगातार हम कर रहे हैं सर, जान जाए हम कितना दम है तुम्हारे अंदर। तो अब तुम्हें समझ में आया 98% लोग फेल क्यों होते हैं। और ये लबासना जाने के बाद हर स्टूडेंट ने कहा, जो सक्सेसफुल हुआ, जो आज आईएएस है, वो कह रहा है सर ये हमारी हैबिट रही है। हैबिट बोले, अपने बच्चों से बोलिए लिखे लिखे लिखे, और कोई सक्सेस का कोई मंत्र ही नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। तो अब तुम सोचो कि तुम कहां रहना चाहते हो, 98 वाले में या 2% वाले में? कहां रहना चाहते हो, कहां रहना चाहते हो? इसमें ये फेल का कैटेगरी है। तुम समझ गए ना कि क्यों 1300 लोगों में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, 1300 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तुम कहते हो यूपीएससी कठिन है, हम कहते हो तुम जटिल हो। तुम कहते हो यूपीएससी कठिन है, मैं कहता हूं तुम जटिल हो, तुम नरम हो जाओ, क्योंकि जटिल आदमी रिजिड होता है, वो सीखना नहीं चाहता। तो जब लोहा जटिल हो जाता है तो टूट जाता है, क्योंकि यहां चोट पड़ेगी, यहां तुम्हारे ऊपर ऐसी तैसी तुम्हारी होगी। यूपीएससी भी ठोकेगा, टीचर भी तुम्हें जो है ऐसी तैसी करेगा। तो जैसे तुम्हारे ऊपर चोट पड़ती है तुम टूट जाते हो। अरे जटिल नहीं बनो, सीखने वाले बनो। नहीं आता सीख लेंगे, कोई खड़ा होकर बता रहा है ना, अपना गला फाड़ रहा है, निःशुल्क पढ़ा रहा है तुम्हें, कौन सा तुमसे पैसा ले रहे हैं? अब फॉलो करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तो जो फॉलो करेंगे वो आईएएस बनेंगे। तो आईएएस जब बन जाओगे ना, 16-17 नौकर मिलते हैं, 16-17 जो कर्मचारी मिलते हैं तुम्हारी सहायता करने। अकेले बंगले में होगे तब भी 16-17 आदमी मिलेंगे। वो 17 आदमी कौन होंगे? तुम तो अकेले डीएम हो ना, तुम तो अकेले वहां उस बंगले के मालिक हो, तुम आईएएस हो। वो 16-17 कौन होंगे, कहां से आएंगे? तो तुम्हें उस बंगले का मालिक बनना है, या तुम्हें उस बंगले में गार्डनिंग करनी है, सुरक्षा करनी है, और चाय पानी पहुंचानी है, ये तय तुम आज कर लो। ये तुम आज तय कर लो, क्योंकि उसके इस एक आदमी के पीछे बहुत ढेर सारे नौकर चाकर कर्मचारी ड्राइवर अर्दली पता नहीं क्या क्या दिया होता है, पूरा राजा की तरह रखते हैं। वो भी तो दूसरे दुनिया से नहीं आते ना, इसी दुनिया से आते हैं।
कौन होते हैं वो लोग? आज मजे कर लो, आज जो मेरी सुनेगा वो अपना रास्ता तय कर लेगा। साहब चाय, साहब पानी, साहब गाड़ी तैयार है, साहब मैंने जो है वो फूल नए लगा दिए, या हाँ भाई गाड़ी रेडी है, चलो ऑफिस के लिए चलना है, ये तय तुम करोगे। गाड़ी दोनों को मिलेगी, गाड़ी दोनों को मिलेगी। तुम बहुत रील्स देखते हो ना, शॉर्ट देखते हो आईएएस वाली गाड़ी की, गाड़ी तुम्हें भी मिलेगी, गाड़ी इसको भी मिलेगी। बस फर्क ये होगा पोजीशन अलग होगी। गाड़ी दोनों को मिलेगी कलेक्टर वाली, बस ये वाला चला रहा होगा और ये वाला पीछे बैठ के गाइडेंस दे रहा होगा, ओए राइट ले लेना, ऑफिस पहुंचना है, लेट हो रहा है। ये वाला अपनी फाइलें पढ़ रहा होगा और ये वाला दरवाजा, सर सर प्लीज सर बाहर निकलिए सर, ऑफिस आ गया सर। ये तय तुम करोगे। और रास्ते यहीं से शुरू हो रहे हैं, मंजिलें अलग अलग होंगी। रास्ते यहीं से शुरू हो रहे हैं, मंजिलें अलग अलग होंगी और ये मंजिलें तुम तय करोगे। ये बात याद रखना, समझे? तो तय कर लो। और ये मत समझना ये गाड़ी चलाने वाला किसी दूसरी दुनिया से आया है, वो इसी दुनिया का हिस्सा है, जो चला इसी रास्ते पर तो था लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा। जिसके इरादे क्लियर थे, जो जटिल नहीं था, जो सीखने के लिए तैयार था, वो गाड़ी को चलाने का आदेश देता है। और जिसके रास्ते बहुत जटिल थे, जिसका माइंडसेट बहुत जटिल था, वो गाड़ी चलाता है। गाड़ी दोनों को मिलेगी, टेंशन मत लो। तो गाड़ी पाने की इच्छा है, रील्स देखते हो ना कि आईएएस कलेक्टर की गाड़ी आ रही, गाड़ी दोनों को मिलेगी, पद दोनों के अलग अलग होंगे। मेरी इस बात को याद रखना। अगर मेरा मैसेज क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, यहां या यहां। तय तुम करोगे, तय तुम करोगे। तो दोस्तों 7 सेगमेंट मैंने बताए, 7। अब मुझे बताओ, जब मैं शुरुआत मैंने की तो मैंने तुम्हें एक चार्ट दिया, एक चार्ट दिया, जितने भी मैंने शुरुआत की, ये 7 हैबिट तुम्हारे इस चार्ट में होनी चाहिए। आप मुझे बताओ ये 7 के 7 कौन फॉलो करता है? आप मुझे बताओ। और मुझे पता है किसी ने कहा तो वो झूठ बोल रहा होगा, 7 के 7 करता हूं। कितने लोग 7 करते हैं और कितनी जल्दी, विद इन 21 डेज इन 7 हैबिट्स के मालिक होंगे? ये बहुत रिसर्च से निकाली है, सैकड़ों स्टूडेंट से बात करके निकाली है। अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो, अगर रैंक लेकर आना चाहते हो, तो इन 7 हैबिट्स को अपने जीवन में उतार लो। और हैबिट मजबूरी नहीं, हैबिट आदत, कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा तो जिंदगी अधूरी है, नहीं लिखूंगा तो ऐसा लगेगा आज मैंने ब्रश नहीं किया, आज मैंने नहाया नहीं, इस तरह की फीलिंग आएगी। और ये चार्ट आप मुझे भेज सकते हो, मेरे काउंसलर को भेज सकते हो हफ्ते हफ्ते भर में। नंबर आपके पास दिए हुए हैं, कहां आपको कॉल करना है, 87507 111 00, 87507 111 22 33 44 55। हर जगह आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, भेज सकते हो, अपने एडमिशन के बारे में पूछ सकते हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे से बात करने का मन कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, मैंने एक शुरुआत की है अपने चैनल की। कई लोगों ने कहा सर अपने बारे में कुछ पर्सनल बात करिए। मैं कभी जनरली इस चीज नहीं निकलता। ओजांग शुक्ला व्लॉग्स अभी 2-3 दिन पहले शुरू किया, तो यहां पर अभी सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर मैं स्टूडेंट को लाइव चैट में बुलाता हूं ओजांग शुक्ला व्लॉग पे। जैसे अभी इन दोनों के साथ, मिशा, ये आदित्य, इन बच्चों के साथ मैंने बात की। मेरी ट्रैवलिंग जो है, मैं कहीं पे जा रहा हूं, वहां के बारे में बता रहा हूं, वहां का ज्योग्राफी बता रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन भेज दो, हम आपको लिंक भेज देंगे, मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन। यहां पर आप जाओगे तो आप देखोगे इन स्टूडेंट के साथ उनके क्वेश्चन लिए हैं, मैंने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। तो एक ऐसा एक पर्सनल चैनल है ओजांग शुक्ला व्लॉग, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डेली में एक स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन आंसर करता हूं, ठीक है, उनके सवालों का जवाब देता हूं। तो यहां पर देखिए आप किस तरह से बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, इस चैनल को, आईएएस विद ओजांग सर के चैनल को बहुत से बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसकी वजह से उनको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां, जैसे आज मैंने आपको पूरे सिलेबस एनालिसिस की, बहुत बच्चों को जानकारी नहीं है। मेरे नोट्स मेकिंग के कम से कम 3-4 तरीके, किताब पढ़ने के तरीके, ये मैंने इसी चैनल पे बनाए हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें,
ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और हम आपको शेयरिंग कर सकें इस चीज को लेकर कि आप इसके साथ जुड़े रहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप मेरे साथ कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो 828589 ये नंबर लिख लीजिए, 4079, इस पर व्हाट्सएप कर दें कि सर प्लीज मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक खुद ही प्रोसेस करता रहूंगा, आपको कम्युनिटी बना के जोड़ता रहूंगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और 99 रुपए के बैच में जुड़ जाइए पूरी ताकत से, चाहे वो जीएस हो, सीसैट हो या इंग्लिश हो, और एनसीईआरटी में जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। सो आज कितने लोग वादा करिए कि ये सातों के सातों हैबिट्स अपने साथ लेकर आएंगे? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यस सर वी आर प्रॉमिसिंग यू, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये सातों हैबिट्स को लेकर आएंगे, हम टॉपर बन के दिखाएंगे, ओजांग आईएएस एकेडमी का नाम ऊपर करेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं जो सातों के सातों हैबिट्स को फॉलो करने के लिए वादा करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? और आप भेज सकते हैं मुझे, इस नंबर पर भी भेज सकते हैं। आप एक हफ्ते फॉलो करिए, देखिए आपका सक्सेस परसेंटेज क्या है। ये सातों हैबिट्स आपकी जिंदगी को बदल देंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही। और लास्ट में यही कहूंगा, अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो इस ओजांग शुक्ला व्लॉग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे लिंक बताएंगे, सर आपसे हमें बातचीत करनी है, 1-to-1 डिस्कशन करना है, तो आप मेरे साथ वहां 1-to-1 डिस्कशन पे, हर दिन मैं एक स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हुए वहां पर आ जाऊंगा। तो आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। तो बस शुरू हो जाइए, देखता हूं कितने लोग इस चैनल को, और इस चैनल आईएएस विद ओजांग सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी नहीं मिल पाती है। स्टैट में हमने देखा 50% बच्चे जो इसको रेगुलर देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं किए, इससे उनको नुकसान होगा। जैसे आज आपको क्या करना है, होमवर्क दे रहा हूं, आज आपको सिलेबस एनालिसिस की वीडियो देखनी है, न्यूज़पेपर में क्या टॉपिक पढ़ने हैं उनकी वीडियो देखनी है, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं इसकी वीडियो देखनी है, और ऑप्शनल कैसे चूज करें इसकी वीडियो देखनी है। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज देखनी है कि एनसीईआरटी से बेस्ट टॉपिक कैसे निकालते हैं, बीटीएल किसे कहते हैं, एलडब्ल्यूएमआई क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये काम आपको मैंने बहुत बड़ा दे दिया है, आपको इसके साथ जुड़े रहना है। थैंक यू। ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है? ओजांग एनी टाइम लर्निंग, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। ओजांग एनी टाइम लर्निंग, प्ले स्टोर से, प्लीज डू इट।